अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स या सेल्स, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो कैसे होता है ये? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो जो मतलब डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स पे जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो बोहर और बरी, ये दोनों ही साइंटिस्ट थे, बोहर और बरी, इन दोनों ने मिलकर अपना स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इन्होंने मिलकर नहीं बनाया बल्कि इंडिपेंडेंटली बनाया, बट सेम टाइम पे बनाया, इसीलिए इसे हम बोलते हैं बोहर। तो देखो बोहर्सबरी ने इंडिपेंडेंटली बट साइमल्टेनियसली एक ही समय बनाया, तो इसी बोलते हैं बोहर्सबरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने अपना एक लॉ दिया कि कैसे मतलब ऑर्बिट्स और सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसको हम कुछ लॉज में एक एक पार्ट करके डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिट और सेल इज इक्वल टू 2n², वेयर n इज़ द नंबर ऑफ सेल। n क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स, 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? 2n² रूल भी बोलते हैं। तो देखो जैसा कि फर्स्ट सेल मैंने बताया था k सेल, तो k सेल में कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² है, तो 2n² मतलब 2 × 1, k मतलब 1 हुआ, इज इक्वल टू 2, 2 × 1², 2 1 जा 2 होगा। फिर देखो दूसरा के एल सेल में कितना होगा? n इज इक्वल टू 2 है, मैंने बताया था 1 2 या के एल। तो देखो 2n², तो 2 × 2² कितना हो जाएगा? 2 × 4 8। फिर m मतलब तीसरा, तो 2n² मतलब 2 × 3² मतलब 18, 2 9 जा 18। फिर चौथा क्या है? n में क्या होगा? 2n² इज इक्वल टू 2 × 4, चौथा स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 जा 32, ये हो गया तुम्हारा। तो कितना हो गया? 2 8 18 32। तो देखो मैं एक बना देता हूँ, जैसे ये तुम्हारा है सबसे पहले प्लस का साइन, ये फिर इसके बाद के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल, इस तरीके से तुम्हारा होगा के एल एम एन। ये देखो इस तरीके से फर्स्ट सेल है के तुम्हारा, सेकंड सेल एल है, तीसरा एम है, चौथा एन है। तो दूसरा क्या बताया इन्होंने? पहला तो ये हो गया इस तरीके से तुम्हारा n2n² रूल। दूसरा चीज़ बताया इन्होंने, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, या ऑक्टेट बोलते हैं इसको, एंड द नेक्स्ट इनर टू द आउटर मोस्ट कैन हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स इफ़ परमिसिबल बाय 2n² रूल। अब देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर इससे हम परमिटेबल हो जाए, 2n² रूल से परमिटेबल हो जाए, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है आउटर मोस्ट, नेक्स्ट इनर टू द आउटर मोस्ट, मतलब पेन्यूलिटिमेट मतलब सेल बोलते हैं इसे, आउटर मोस्ट के बाद वाले को। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे मान लो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का क्या होता है? 20 होता है, तो इसे कैसे लिखते हैं? 2882 लिखते हैं। तो देखो आउटर मोस्ट सेल में कितना हुआ? सबसे ये बाहरी वाले सेल में कितना हुआ? 8 है। भले ही इसके पास कैपेसिटी है 2 या 18 लिख सकता है, लेकिन ये नहीं करता है, तभी इसी वजह से क्या होता है? 2882 लिखा जाता है इसे, नॉट 2810, ये नहीं लिखा जाएगा इसको। आखिरी वाले में 8 ही होगा। यही चीज़। तो अब देखो तीसरा क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट अ सेल कम्प्लीटली फिल्ड बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर सेल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि सेल को कम्प्लीटली फिल ही करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर सेल। मतलब जब कि 8 भर जाएंगे तो अपने आप स्टार्टिंग हो जाएगी फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट सेल की। ये नहीं है कि ये मतलब एक सेल नहीं भरा तो दूसरा भरेगा ही नहीं। चौथा है, द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द पेनिल्टीमेट सेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अनलेस द प्रीसीडिंग इनर सेल
इज़ कम्प्लीटली फिल्ड अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। अब क्या है, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने Ca का बताया 20 होता है तो 2882 आउटर मोस्ट सेल, और पेनिल्ट्यूमेट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, जब तक कि मतलब अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल, मतलब कि उसका प्रीसीडिंग इनर सेल कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए, ये चीज़। अब देखो एक एग्जांपल इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। एन एलिमेंट हैज़ मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन जैसा कि तुम जानते हो 11 होगा, 11 देखो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 11। दूसरा है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर बताया था, तो मास नंबर 23 है, माइनस 11 कर दो, एटॉमिक नंबर है 12 आ जाएगा न्यूट्रॉन। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम ऑफ दिस एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे हम, 281, क्योंकि देखो 11 है तो मैंने बताया 2 और 8, आउटर मोस्ट में क्या होता है 8 होता है, 281 हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होता है, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे नेचर मतलब पीरियोडिक टेबल में जिनकी मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो जिस मतलब एलिमेंट की एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है मास नंबर क्या होता है, सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हमें पता है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है आइसोटोप्स में, मतलब कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। तो मास नंबर में डिफरेंस क्यों आता है आइसोटोप्स में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस की वजह से। टर्म आइसोटोप किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाय सोडी। सोडी एक वैज्ञानिक था, इसके द्वारा दिया गया है। ये वर्ड कहाँ से आता है, आइसोटोप, फ्रॉम द ग्रीक रूट्स आइसोज मीनिंग इक्वल। आइसोज का मतलब होता है इक्वल और टोपोज का मतलब होता है सेम प्लेस, क्योंकि आइसोटोप्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट क्या ऑक्यूपाई करते हैं, सेम प्लेस पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है तो सेम प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इसी वजह से आइसोटोप्स होता है। अब देखो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पता है 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो देखो प्रोटियम को कैसे लिखते हैं, 1 इस तरीके से 11H। फिर ड्यूट्रियम को कैसे लिखते हैं, 12H। ट्रिटियम को कैसे लिखते हो, 13H, इस तरीके से लिखते हो ट्रिटियम, ये चीज़। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितना होता है, प्रोटियम में 1, इसमें ड्यूट्रियम में कितना होता है 1, ट्रिटियम में 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है, प्रोटियम में 0, ड्यूट्रियम में 1, ट्रिटियम में 2 होता है, ये चीज़। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप्स 3 होते हैं, 612 वाला, 613 वाला कार्बन, 614 वाला कार्बन। क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं 1735 Cl, 1737 Cl। तो इस तरीके से होते हैं क्लोरीन के, कार्बन के, और भी बहुत एलिमेंट्स के। तो जिसमें मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो तो इसी को बोलते हैं आइसोटोप्स। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइसोटोप। अब देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आइसोटोप्स का, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, मतलब कि दैट इज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस में उनके। दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि देखो आइसोटोप क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो जो सारे आइसोटोप्स होते हैं औसत सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि सेम है तो क्या होगा, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी वजह से क्या होता है, दे डिस्प्ले आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें। तीसरा है, जैसा कि तुम जानते हो कि आइसोटोप से मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस। इसी वजह से क्या होता है, उसमें डिफरेंट मास नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। और इसी की वजह से डिफरेंट मासेस की वजह से ही क्या है कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है इसमें, मतलब कि डेंसिटी, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट आइसोटोप्स की, हर आइसोटोप्स की, एक ही एटम के आइसोटोप्स की अलग अलग होती है, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम की अलग अलग। अब देखो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे ऑकर करते हैं, एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, मतलब एज अ मिक्सचर ऑफ कुछ आइसोटोप्स के मिक्सचर होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं। तो अब जैसा कि तुम्हें पता है कि एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ऑल द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स। एटॉमिक मास यही चीज़ होती है, एवरेज रिलेटिव मास। तो देखो एटॉमिक मास
इसी वजह से बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की क्या होती है, फ्रैक्शनल में होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है उनकी, जैसे अपॉन में आती है ना फ्रैक्शन नई चीज़। तो फ्रैक्शन वैल्यू किस पे डिपेंड होता है, अपॉन द आइसोटोपिक मासेस ऑफ द आइसोटोप्स और देयर नेचुरल अबंडेंस इन द एलिमेंट। जैसे देखो क्लोरीन कैसे ऑकर करता है नेचर में, मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप। पहला तो है 34.9688, दूसरा है तुम्हारा 36.9659 इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो देखो अब जो तीन एटम्स हैं वो इसी तरीके होंगे क्लोरीन के, और एक जो एटम है वो इस तरीके का होगा। तो अब इसे फ्रैक्शनल में कैसे लिखोगे, देखो अब देखो एटॉमिक मासेस ऑफ Cl लिखोगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl। पहले लिखोगे आइसोटोपिक मास ऑफ वन आइसोटोप इनटू इट्स नेचुरल अबंडेंस। तो आइसोटोपिक मास क्या है एक आइसोटोप का, 34.9688 इंटू 3/4 लिख दोगे। और ये भी चीज़ प्लस करोगे, क्या लिखोगे, आइसोटोपिक मास ऑफ द अदर आइसोटोप इनटू इट्स नेचुरल अबंडेंस। तो क्या है दूसरे आइसोटोपिक मास जो मैंने बताया था 36 वाला, 36.9659, ये लिखोगे इंटू 1 कर दोगे, दोनों के बीच ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है आखिरी वाला। तो देखो अब अपॉन 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 104.90 प्लस 36.97 अपॉन 4, ये क्या आ जाएगा कट ऑफ करके 35.5। तो यही होती है क्लोरीन की तुम्हारी एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसी तरीके से देखो अब अगला टॉपिक है तुम्हारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। अब देखो कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स क्या होते हैं, वन और मोर आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं कुछ बहुत एलिमेंट्स के। तो देखो ये अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या करते हैं, डिके करते हैं इमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल अलॉन्ग विद गामा रेस, तीनों को इमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस को इमिट करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स। जैसे देखो ट्रीटियम में ही मतलब हाइड्रोजन का जो एक मतलब आइसोटोप है ट्रीटियम, वो क्या होता है रेडियो एक्टिव। सिमिलरली कार्बन का जो एक आइसोटोप है C14, वो भी क्या होता है रेडियो एक्टिव। तो ये रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं बहुत हर तरह के फील्ड्स में। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स कहाँ होता है, ये मतलब कहाँ यूज होता है रेडियो आइसोटोप्स। तो देखो कार्बन 14 जो होता है वो क्या किसके लिए यूज होता है, टू एस्टिमेट द एज ऑफ ओल्ड स्पेसिमेन ऑफ वुड, मतलब वुड की कोई चीज़ देखनी हो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी इसका यूज होता है, तो इसे हम कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। फिर देखो कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। उसी तरीके से I-131 किसके चेकिंग में यूज होता है, थायराइड ग्लैंड के चेकिंग में, इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर के चेकिंग में। Na-24 किसकी चेकिंग में यूज होता है, स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, मतलब कैसे खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। इसी तरीके से U-235 यूरेनियम 235 किस में यूज होता है, यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा आइसोबर्स, ये तो तुमने पढ़ा आइसोटोप्स। अब अगला है आइसोबर्स। तो देखो एट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबर्स। वो एटम्स एलिमेंट्स के जिनके मास नंबर सेम हो पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, आइसोबर्स बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का न्यूक्लियस में मतलब सम टोटल होता है। तो आइसोबर्स में आल्सो भी डिफाइंड एज the atoms of different elements which have different number of protons but equal sum of the numbers of protons and neutrons in their nuclei are called isobars। मतलब जिसमें प्रोटॉन अलग हो, मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन अलग हो लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम हो, मतलब एटॉमिक मास जो वो सेम हो, तो इसे भी क्या कहते हैं हम, आइसोबर्स बोलते हैं। जैसे देखो AR का, आर्गन का 1840 होता है। उसी तरीके से पोटेशियम का K का क्या होता है 1940, मतलब मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फिर 2040 किसका होता है, Ca का। तो तीनों में क्या है, मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर क्या है, नीचे वाले अलग अलग हैं, तो इसी को कहते हैं हम आइसोबर्स। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग।
अब देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस में क्या होता है, एटम होता है। लेकिन एटम दोज ऑफ नोबल गैसेस को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज तो कर नहीं सकते, इंडिपेंडेंट तो होते नहीं, ये तुम्हें पता है अंडर नॉर्मल कंडीशन में। तो जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल किससे बना होता है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। लेकिन एटम्स जुड़ते क्यों हैं, और ऐसी कौन सी फोर्स है जो उन्हें साथ में जोड़े रखती है मॉलिक्यूल में। तो इसी सवालों के जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं। रीजन्स फॉर द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एटम। तो देखो, जो केमिकल एक्टिविटी ऑफ मैटर एलिमेंट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, मेनली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ये इस पे मत जाना, CA की 20 होती है, तो ये नहीं कि 20, ये चीज़ नहीं, 2882 ये चीज़ जो होगी तुम्हारी, ये होगी 8, ये 2, ये चीज़ वैलेंस सेल। इसी तरीके से देखो तो नोबल गैसेस जो होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन एंड रेडन, ये इन छहों में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस सेल, सबसे आखिरी सेल में, एक्सेप्ट हीलियम में बस क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट भी बोलते हैं। तो नोबल गैसेस क्या होते हैं, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि स्टेबल होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट है तो स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं, रिएक्शन करते नहीं हैं, तो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। और क्या होते हैं, रेदर केमिकली इनर्ट मतलब कुछ चीज़ करना ही नहीं है इनको, तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। फिर देखो, एलिमेंट जिनके लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। एलिमेंट्स जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। फिर देखो, एलिमेंट्स जिनमें 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, वो नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, केमिकली एक्टिव होते हैं। एलिमेंट्स जिनके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि फ्लोराइन, क्लोराइन, इन सब के फ्लोराइन, क्लोराइन, इन सब के क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब देखो, ऑक्टेट रूल। जैसा कि तुम्हें पता है कि नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होते हैं, ये कोई रिएक्शन करते ही नहीं हैं किसी भी एटम के साथ, तो इनका क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, मतलब इनके 8 एटम्स होते हैं, ऑक्टेट होता है इनके, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में। लेकिन हर एटम के साथ तो ये होता नहीं है। तो जो एटम जो मतलब केमिकली एक्टिव है, वो क्या करता है, रिएक्शन करके दूसरे एटम के साथ, जो केमिकली एक्टिव वो भी नहीं है, दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करके अपने अपने मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, देखो, जैसे क्लोराइन है, क्लोराइन के बगल में क्या होता है, आर्गन होता है। क्लोराइन किसके साथ रिएक्शन करता है, NaCl पढ़ा होगा, NaCl पढ़ा होगा। Na के बगल में कौन होता है, सबसे पहले देखो, Na के बगल में कौन आता है, Cl के बगल में Ar होता है। Na के बगल में कौन होता है, पहले, Na के पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, फ्लोराइन, नियॉन, फिर क्या होता है, सोडियम, तो नियॉन होता है। तो नियॉन क्या है, नोबल गैस। उसी तरीके से आर्गन क्या है, नोबल गैस। Na क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है, ये नोबल गैस नहीं है। उसी तरीके से Cl भी क्या है, एक्टिव है, नोबल गैस नहीं है। तो क्या होगा, Na क्या करता है, Cl के साथ रिएक्शन करता है। अब देखो, ये तो तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा अभी। 281 इसकी क्या होती है, 281 11 होती है इसकी एटॉमिक नंबर, तो 281 ये होता है इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से Cl में क्या होता है, 287 7 होता है इसमें। तो ये क्या किया इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस सेल का, इसको Cl को दे दिया, तो Cl क्या हो गया, 287 था, 28 प्लस 7 + 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। Na क्या होगा, Na के पास क्या था, 281 था, एक दिया इसने Cl को 1, तो क्या बचा 8, आखिरी में क्या बचा 8, मतलब 8 इसके पास भी हो गया, 8 इसके पास भी हो गया, दोनों ने ऑक्टेट ऑब्टेन कर लिया। तो क्या हो गया, दोनों ने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Na के पीछे जो था क्या था, नियॉन था, उस सोडियम ने उसको कर लिया, Na ने नियॉन को, और क्लोरीन ने क्या कर लिया, आर्गन को, क्योंकि आर्गन का भी 8 होता है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने एक्वायर कर लिया, यही चीज़ होती है।
अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा कौशल लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो कौशल लेविस दोनों एक साइंटिस्ट थे। अब देखो पहले क्या सोचा जाता था नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में कि सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल स्पेसीज होते होंगे और वो केमिकल एफिनिटी से ज्वाइन हो जाते होंगे केमिकल। लेकिन बर्जीलियस इन 1819 क्या किया, डेवलप उन्होंने थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेटिंग द इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। दोनों जो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है एक एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो उन्होंने दोनों को मिला के ये चीज़ बनाई। मिड ऑफ 19th सेंचुरी में एक वैज्ञानिक है फ्रैंकलैंड, उन्होंने क्या की, डेवलप द थ्योरी ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी जानते होगे, पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ चुके, 7th में भी। क्या कहते हैं वैलेंसी को, ग्रीक में वैलेंसिया बोलते हैं, पावर मतलब जिसमें क्या होता है कि दोनों एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन 1916 में दो वैज्ञानिक और आए, दो साइंटिस्ट, जीएन लेविस एंड वाल्डर कौशल। उन्होंने क्या थ्योरी पुट की, इन ऑर्डर टू acquire स्टेबिलिटी एटम्स विद लेस दैन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टुगेदर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब दोनों एटम्स जो होते हैं जिनके वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे Cl था 287, तो उसने क्या किया, Na का 281 एक इलेक्ट्रॉन ले लिया टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आर्गन का जितना वैलेंस सेल है उतना खुद एक्वायर करने के लिए क्लोराइन ने एक Na से लिया, तो 288 हो गया। यही चीज़ उन्होंने बताई। देखो आगे क्या है, देयर फोर द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स एंड बिकम्स स्टेबल। वही चीज़ है, मतलब कि दोनों मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन। 7 था तो 8 बना लिया, उसका 1 था तो उसने 1 उसको दे दिया तो वो भी 8 बन गया। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स बाई अट्रैक्टिव इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन द लोअरिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, कम्बिनेशन होता है दो एटम्स का, जिसके मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या होता है कि लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम में ही चीज़। Chemical bonding may be regarded as an effect that causes certain atoms to form molecules and extended solids that have unique physical and chemical properties different from the combining atoms। ये चीज़ भी केमिकल बॉन्डिंग में तुम बोल सकते हो। तो देखो अब दो तरीके की केमिकल बॉन्डिंग होती है, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे तुमने NaCl में देखा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, एक दिया Na ने Cl को तो बन गया 8 और ये भी 8 बन गया। दूसरा होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि दोनों नॉन मेटल के बीच ही फॉर्म होता है। Cl में भी देखो फॉर्म हो सकता है, जैसे मैंने ये बनाया है, ये अभी पढ़ोगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर यही होता है। तो देखो अब इन दोनों ने ये एक्वायर कर लिया इस तरीके से, ये चीज़ हो गई तुम्हारी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं दोनों में, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो अब देखो पहले सबसे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, व्हेन द कंबाइनिंग एटम्स एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, द बॉन्ड दिस फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। जैसा कि मैंने NaCl में बताया था, ये देखो दोनों क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, NaCl को ट्रांसफ़र कर रहा है, 281 था 287 था इसका, तो इसने एक इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या बन गया, 8 बन गया, और ये भी क्या हो गया, 8 हो गया। तो दोनों जब मतलब एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन एटम टू अनदर, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। तो इन दोनों में से जो कंबाइनिंग एटम्स जो लूज करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Na ने लूज किया अपना एक जो आखिरी वाला था, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायन बोलते हैं। और जिस एटम ने गेन किया, मतलब कि Cl ने गेन किया तो उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव आयन, मतलब कि एनायन बोलते हैं उसे। तो दोनों क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं बाय साइमल्टेनियस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक लॉस करता है तो एक गेन करता है, दोनों एक साथ हो रही चीज़ है। तो जो अपोजिटली चार्ज आयन्स है दोनों के बीच, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ 3 डायमेंशनल डिफिनिट जियोमेट्रिक पैटर्न। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को पकड़े हुए रहता है, खींचे हुए रहता है आपस में।
इसी वजह से क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बंधे होते हैं आपस में, दोनों बॉन्ड। तो इससे तुम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच हेल्ड्स द अपोजिटली चार्ज आयंस। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जैसे NaCl था। Na में क्या था 281, Cl में था 287, एक इसने Cl को दे दिया तो क्या हो गया 288 हो गया, और इसमें भी क्या हो गया 28 हो गया। तो दोनों ने नियरेस्ट नोबल गैस में, इन्हें नियॉन कैरी कर लिया और इसने आर्गन बना लिया, यही चीज़। फिर देखो इसे तुम डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से Na में डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो Na में डॉट है, और Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक इसने इसको दे दिया यहाँ पे मान लो, तो 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए, दोनों चीज़ें। ऐसे भी कर सकते हो। Na है, फिर क्या करोगे Na के बाहर इस तरीके से सर्कल्स बनाओ, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये चीज़ हुई। तो देखो 8 हुआ, 281 पहले में 2 है, देखो Na पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में क्या है 8 है, 8 है, तीसरे वाले में क्या है 1 है, सबसे ऊपर वाला देखो यहाँ पे 1 मैंने बनाया है, सबसे ऊपर वाले में 1 है। तो अब देखो 281 हुआ, और इसमें Cl बनाओ इसी के बगल में, Cl में क्या होगा देखो 1 2 सॉरी 1 2 हुआ, इसी के नीचे 3 4, पहले मैं बना देता हूँ फिर बताता हूँ। तो इस तरीके से बना सकते हो, जैसा 287 होता है, पहले में 2 बना दो, 2 डॉट बना दो, तीसरे में 8 डॉट बना दो, और दूसरे में 8 डॉट बना दो, और तीसरे में 7 डॉट बना दो। तो इस तरीके से, और इससे तुम दिखा दो कि कैसे ये जा रहा है, इस तरीके से दिखा सकते हो। एक तुमने इसको दे दिया आखिरी वाले सेल में दिखाओ कि कहीं भी डाल दो आखिरी वाले सेल में, इसके आखिरी वाले सेल से Na के आखिरी वाले सेल से Cl के आखिरी वाले सेल में डाल दो। तो इस तरीके से दिखाते हैं। और दूसरी एग्जांपल देखो इसी में मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के पास क्या होता है 2 होता है, 2 एटम ज़्यादा होते हैं, मतलब मैग्नीशियम का क्या होता है 282 होता है, 12 नंबर पे आता है, तो 2810, और आखिरी वाले में सेल में 2 होता है। तो ये क्या करता है 1 mg 2 mg मतलब किसको दे देता है, देखो mg 1 mg देता है इस Cl को, 1 mg देता है दूसरे Cl को। तो इसने क्या किया 2 दिया, तो इसी वजह से क्या होता है Mg2+ हम लिखते हैं, क्योंकि इसे प्लस किसके लिए लगाया जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के लिए, और इसने 2 दी है, 2 को दी है, Cl 2 है ना, 1 और 2, तो इसी वजह से Mg2+ लिखते हैं। इसी को तुम जैसे मैंने NaCl में डायग्राम में बताया था उसी तरीके से लिख लो। स्ट्रक्चर भी बना सकते हो इसका, Mg का बनाओ, फिर उसमें पहले में 2 डॉट लगाओ, दूसरे वाले में 8 डॉट लगाओ, और तीसरे वाले में 2 डॉट लगा दो। फिर Cl का दिखा दो 287, 2 Cl दिखा दो, नीचे भी दिखा दो 287, ऊपर भी दिखा दो 287, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 7, उसी तरीके से नीचे वाले में पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 7 दिखा दो। फिर दिखा दो कैसे ये आखिरी सेल से Mg के दिखा दो, दोनों को कैसे दे रहा है, ये दोनों को एक एक करके दे देगा इस तरीके से दोनों में, बस यही चीज़ है। फिर देखो कैल्शियम ऑक्साइड भी इसी तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैल्शियम का क्या होता है 2882, 2 8 10, 10 + 8 18, और 2 20, तो 20 होता है इसका, तो 2882। पहले में इसका डायग्राम भी बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो देख लो
2 ये क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है, 2 6 8। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो 2 और 6। इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, कैल्शियम अपने दोनों ही एक ओ को देगा, एक ओ को देगा। इसी वजह से क्या होता है, इसमें Ca2+ नहीं लिखा जाता है। Mg2+ क्यों लिखा जाता है, Mg ने 2 Cl को दिया, इसने क्या किया, एक ही O को दिया, क्योंकि एक O को ही दे सकता है, क्योंकि इसके पास 2 है और 2 कम है इसमें, तो एक ही O को तो दे सकता है। 6 + 2 8। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें Ca2+ नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से इसका भी डायग्राम बना दो। Ca में लिख दो, पहले में 2 लिख दो, दूसरे में 8 डॉट बना दो, तीसरे में 8 डॉट बना दो, चौथे में 2 डॉट बना दो। फिर O का इसके बगल में लिख दो और वहाँ पे पहले में 2 बना दो, दूसरे में 6 बना दो, और फिर दोनों 2 दिखा दो कि कैसे हो रहा है। पहले ऊपर से दिखा दो वैलेंस शेल में, और दूसरा नीचे से दिखा दो, और O यहाँ पे है तो उसमें डाल दो सबसे आखिरी वाले सेल में, जहाँ पे 6 है, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ये तो तुम्हारा हो गया एग्जांपल्स कुछ। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन गंवाए गए, मतलब NaCl में देखो Na ने 1 गंवाया, तो क्या हुआ, Na ने 1 गंवाया और Cl ने 1 पाया, तो इसी वजह से इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो एटम्स विच लूजेज इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि Na हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और एटम्स विच गेंड इलेक्ट्रॉन, Cl हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसने गेन किया। तो पॉजिटिव साइन लगता है पहले वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पहले पॉजिटिव साइन लगता है, और वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव जो Cl है उससे पहले क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इसी तरीके से CaO में देख लो, MgCl में 2m में देख लो, यही चीज़ होगी अप्लाई। फिर देखो फैक्टर्स फेवरिंग इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। कैटायन फॉर्म होता है, Na ने क्या किया, कैटायन फॉर्म किया, Cl ने क्या किया, एनायन फॉर्म किया, दोनों ही चीज़ हो गई। फॉर्मेशन ऑफ एनायन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Na ने कैटायन बनाया अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और Cl ने एनायन बनाया बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके MgCl2 में देख लो, Mg ने कैटायन बनाया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, Cl2 ने क्या किया, एनायन बनाया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। उसी तरीके से और क्या है, होल्डिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी दोनों होता है, दोनों किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा देखा जाता है कि जिसके लेसर आयनाइजेशन एनर्जी होती है, मोर इजियर विल बी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। मतलब क्या होता है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी मोर इजियर विल बी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। जल्दी मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो जल्दी मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम द एटम। जैसे 2 8 1 था तो 1 निकल गया, तो क्या था उसमें लेसर आयनाइजेशन एनर्जी थी, इसी वजह से निकला, तो क्या हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा जल्द से जल्द। इससे क्या होगा कि ग्रेटर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बनेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ग्रेटर चांस बनेंगे। जैसे Na में देख लो 2 8 1 था तो 1 दिया, तो लेसर आयनाइजेशन एनर्जी थी इसीलिए 1 दे दिया, तो 1 क्या हुआ, Cl को दिया, तो इससे क्या बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। उसी तरीके से MgCl2 में देख लो, CaO में भी यही चीज़ अप्लाई कर दो। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी किसी भी एलिमेंट की, तो उससे जल्दी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड होता है। मेटल्स जो होते हैं स्पेशली ऑफ ग्रुप 1, मतलब जिसको अल्कली मेटल्स होते हैं, और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसमें क्या होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, इसीलिए क्या उसमें वो लोग जल्दी आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बना लेते हैं। फिर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म इट्स एनायन। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मोर विल बी द टेंडेंसी, मतलब जल्दी मतलब गेन इलेक्ट्रॉन करेगा वो एलिमेंट, और क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, मतलब नेगेटिव आयन बनाएगा। जैसे देखो Na में क्या था, लो आयनाइजेशन एनर्जी थी, तो उसने Cl को दिया, Cl में क्या था, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, इसी वजह से उसने लिया उस चीज़ को, Na ने जो दिया उसको लिया हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, तो क्या बना, उसमें कैटायन बना लो आयनाइजेशन एनर्जी Na में, और Cl में क्या बना, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वजह से एनायन बना। तो इससे क्या होता है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही, तो इससे आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जल्दी मदद मिलती है। तो इसी वजह से क्या होना चाहिए, एक का लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए जो मेटल्स हैं, और नॉन मेटल जो है उनका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, इससे जल्दी मतलब वो बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
तो ग्रुप 17 के जो मेटल्स होते हैं जिनको हैलोजन्स भी बोलते हैं, जैसे कि क्लोराइन था, क्लोराइन भी ग्रुप 17 का ही होता है। तो क्या हैलोजन्स क्या होता है, आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इसी वजह से क्या होता है जल्दी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। और अल्कली मेटल्स में तुम्हें पता ही है लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, इस वजह से भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जल्दी बनते हैं। फिर देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। पहला है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब एक तरीके से पत्थर की तरह के होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होते हैं क्योंकि ये बट एज अ नेटवर्क ऑफ अपोजिटली चार्ज कटायंस और एनायंस के फॉर्म में होते हैं इन अ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में। जो कटायन होता है वो किसके द्वारा सराउंड होता है, डिफिनिट नंबर ऑफ एनायंस, और जो एनायंस होता है वो डिफिनिट नंबर ऑफ कटायंस के द्वारा सराउंड होता है। जैसे देखो NaCl में क्या होता है, ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस आयन के द्वारा सराउंड होता है ये चीज़। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी वजह से हार्ड होते हैं बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस। NaCl में देख लो, तो इसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स ब्रिटल होते हैं और ब्रेक इनटू पीसेस, हम इनको पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं अगर हम उन पर फोर्स अप्लाई करें तब। फिर देखो दूसरा ऐसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखो आयनिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। फिर तीसरा है सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं और अदर पोलर सॉल्वेंट्स में भी सॉल्यूबल होते हैं। ये क्यों होता है, ड्यू टू रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बिटवीन द आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट की वजह से होता है। तो देखो इन निगेटिव एंड ऑफ द वाटर होता है वो क्या करता है, Na प्लस आयन को, जैसे कि NaCl में देख लो तो Na प्लस आयन को वो अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव एंड वाटर होगा वो Cl माइनस आयन को मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड बिटवीन Na प्लस Cl आयन ब्रेक हो जाएगा। ये देखो चौथा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नॉर्मली आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसमें आयंस प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, इस वजह से ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इनको वाटर में डाल देते हैं तो उसमें सॉल्यूबल हो जाते हैं, इनके बीच का जो आयंस होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं और आराम से चल पाते हैं वाटर में, और इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ब्रेकिंग, हमने ब्रेक किया आयंस को ब्रेक कर दिया। तो ये चैप्टर होगा तुम्हारे क्लास 10th में। इसके बाद अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, 2 हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो क्या हाइड्रोजन के दोनों एटम्स आयनिक बॉन्ड के द्वारा अट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की क्या प्रॉपर्टी सेम है, वो भी हाइड्रोजन है वो भी हाइड्रोजन है, दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम है। उधर प्रॉपर्टी सेम है तो आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता, प्रॉपर्टी जिसकी सेम ना हो उसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इससे क्या होगा कि दोनों जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तभी बॉन्ड बन सकता है उनके बीच। तो इसी को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसे क्या करते हैं, ये भी अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाते हैं, कैसे, म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा। तो बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स इज म्यूचुअल और इक्वल। दोनों कंबाइनिंग एटम्स जो हैं जैसे A और B है, तो इसके बीच क्या होगा, म्यूचुअल और इक्वल होगा शेयरिंग। फिर देखो दूसरी चीज़ क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द वैलेंस सेल ऑफ बोथ द कंबाइनिंग एटम्स। दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिलोंग टू द बोथ द वैलेंस सेल, जो आखिरी का इसका भी सेल होगा इसका भी सेल होगा, दोनों से बिलोंग करते होंगे। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग फोर्स बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ द 2 कंबाइनिंग एटम्स। इनके बीच का जो न्यूक्लिया है उसके बीच क्या करेगा, सीमेंटिंग फोर्स की तरीके एक्ट करेगा, जोड़ी रखेगा दोनों को। जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देख लो, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओनली सेल होता है, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन डुप्लेट भी बनाते हैं कुछ, जैसे हीलियम बनाता है, बेरिलियम बनाता है डुप्लेट, तो हाइड्रोजन में भी डुप्लेट बनता है। तो ये क्या बनाएगा, ऑक्टेट तो बना नहीं पाएगा क्योंकि एक ही होता है, तो एक लेगा तो डुप्लेट बना सकता है। तो इससे क्या होगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स कैसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे। देखो H H H, ये 2 बीच में हमने रखे, और इस तरीके से इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए।
इस तरीके से H और H, इसके भी 1 2 और इसके भी 1 2, यही चीज़ होगी। तो दोनों ने 2 2 बना लिए। इसी तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो तुम, डायग्राम के द्वारा इस तरीके से H से H H H इस तरीके से बना सकते हो। दोनों के बीच प्लस का साइन रख दो बीच में और 2 2 बना लो इस तरीके से करके। तो H और H ऐसे भी लिख सकते हो, H और H। इसमें क्या हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड लगे, इस तरीके से इस तरीके से साइन लगे, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर देखो अदर एग्जांपल देखो कोवेलेंट बॉन्ड के, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन में क्या होता है 287, मैंने बताया था 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाले में होता है 7। तो उससे वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट एक बनाना, एक उसको एलिमेंट चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो वो दूसरा जो Cl एटम है उससे मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, तो दोनों के 2 2 हो जाए, मतलब 1 1 बढ़ जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे दोनों के। देखो जैसे Cl 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बनाओगे और बीच में 2 को रख दोगे इस तरीके से। ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों में बन गया। इसी तरीके से तुम इसको डायग्राम के फॉर्म में भी बना सकते हो। Cl लिख दो इस तरीके से, Cl लिख दो बाहर, और इसमें 1 2 3 4 5 6 रख दो, 1 2 3 4 5 6 रख दो 7, और बीच में प्लस का साइन बना दो, मतलब दोनों के बीच कंबाइनिंग हो गई। इस तरीके से हो गया। या इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें भी दोनों के बीच डॉट बना दो और इस तरीके से आगे बढ़ा दो दोनों को, तो 8 8 हो जाएंगे दोनों में। एंड देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैसे होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है 2 6 8 नंबर पे आता है, तो 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है आखिरी एलिमेंट, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेगा। तो देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बीच में 2 को रख दो, ये बना लेगा और ये बना लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी हो गया। तो यही चीज़ होगी। इसी तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो। इसमें क्या लगेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड लगेगा। Cl वाले में क्या लगा था, सिंगल लगा था, इसमें डबल लगेगा क्योंकि डबल हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसको। Cl में क्या था 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसी तरीके से H में भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो उसमें सिंगल लगा था, लेकिन O वाले में क्या लगेगा, डबल इसको चाहिए तो डबल लगेगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में देखो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है 7वें नंबर पे आता है, तो क्या होगा 2 5, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कंप्लीट ऑक्टेट मतलब 8 बनाने के लिए चाहिए। तो कैसे लिखोगे, N 1 2 3 4 5 लिख दिया और बीच में 1 2 3 लगा दो। इसी तरीके से लिख दें 1 2 3 4 5, ऐसे कर दो इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ से बन जाए, देख लो। इसी तरीके से तुम इसको डायग्राम में भी कर सकते हो। N 1 2 3 4 5 6 5 बना दो और 3 लगा देना। देखो N और N 1 2 3 4 5, 1 2 3 लगा, 1 2 3 4 5, तो 1 से 8 इन्होंने भी बना लिया, 8 इसने भी बना लिया। तो इसके बीच क्या लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि 3 चाहिए दोनों को, तो तीनों ने क्या किया 3 बॉन्ड बनाए, 3 डॉट बनाए, तो क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इस तरीके से तुम करोगे N और N के बीच में इस तरीके से। इसी तरीके से डायग्राम में भी तुम बना सकते हो N का, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लो और बीच में इसको बस वैलेंस सेल तुम्हें बनाना होता है, 2 मतलब सर्कल बना दो, एक से जितना सर्कल बनाना होता है, मतलब एक वैलेंस सेल है तो 1 सर्कल, 2 है तो 2 सर्कल। फिर वाटर मॉलिक्यूल देखो कैसे बनता है, इसी तरीके से H2O में क्या होता है तुम्हारा, H में क्या होता है, H को चाहिए एक एटम पाना है, और ऑक्सीजन को क्या चाहिए 2 एटम पाना है अपने वैलेंस सेल के लिए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 एटम होता है और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 एटम होता है। तो हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाने के लिए 1 चाहिए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए। तो क्या होगा H, फिर यहाँ पे O, सबसे पहले देख लो 1 2 3 4, ये देगा इसको H और एक इसको देगा H। इस तरीके से दोनों ने दे दिया, तो क्या हो जाएगा H और H दोनों बना लिया दोनों ने, तो क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे।
तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बना लेंगे। इस तरीके से डायग्राम में बना सकते हो। इस तरीके से 4 डॉट बना दो, फिर ये दोनों इस तरीके से बना लेंगे, ये दोनों इस तरीके से बना लेंगे और ये बना दो। तो हाइड्रोजन ने भी 2 ले लिया और ऑक्सीजन ने भी अपना 2 ले लिया। मतलब हाइड्रोजन ने 1-1 ले लिया दोनों ने, और ऑक्सीजन ने भी अपना 2 ले लिया 1-1। तो ये दोनों बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इसी में देखो H2O में, उसे क्या हम बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में पढ़ोगे आगे 10th में। तो अमोनिया मॉलिक्यूल देखो, अब ये तो हो गया वाटर मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल में कैसे बनता है, NH3। तो देखो N का बना है इस तरीके से। अब देखो H बना लो पहले तो बगल में, ऊपर नीचे अगल बगल, ऊपर सॉरी नीचे अगल बगल बनाना होता है। फिर देखो N बनाया, यहाँ N बनाया 2, यहाँ नीचे बना इसके, यहाँ बना लिया। अब देखो अब कैसे करोगे, इसको ये कर लो, ये इसने 2 कर लिया, इसने 2 कर लिया, इसने 2 कर लिया। और देखो N ने पहले ही 8 कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो N ने भी 8 बना लिया, 8 कंप्लीट कर लिया, और हाइड्रोजन के तीनों ने ही डुप्लेट बना लिए अपने। तो हो गया ये अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरीके से। फिर देखो मीथेन मॉलिक्यूल कैसे होता है, CH4, C बना लो, फिर ऊपर H बना लो, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, C बना लो, ऊपर H बना लो इस तरीके से, C फिर H, फिर अगल भी H, बगल भी H, नीचे भी H, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये इस तरीके से करके इस तरीके से हो जाएगा। इसने 2 बना लिए, इसने 2 बना लिए, इसने 2 बना लिए, इसने 2 बना लिए, और क्लोरीन ने पहले ही 8 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन के चारों ने डुप्लेट बना लिए। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। CH4 को तुम अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका, H चारों ऊपर नीचे आगे पीछे लिख दो, और एक डंडा लगा दो, एक डॉट मतलब लाइन खींच दो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अब देखो इसमें C, ये देखो बगल में Cl, बगल में Cl, बगल में Cl, बगल में Cl। और देखो 1 2 बनाया, 1 2 बनाया, यहाँ बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना लिया। 1 2 3 4 5 6, ये बना लिया। सही से देखना बिल्कुल। यहाँ देखो इसने क्या किया, इसने C ने इस तरीके से बनाया। देखो यहाँ जाके यहाँ आ गई C, 8 हो गए C के। Cl ने भी क्या किया, 6 थे 2 ले लिए इसने, इसके भी 6 थे, इसने भी 2 ले लिए, इसके भी 6 बनाए थे, इसने भी 2 ले लिए, इसके भी 6 बनाए थे, इसने भी 2 ले लिए। तो क्या C ने भी, कार्बन ने भी 8 ले लिया, और Cl के चारों ने 2 ले लिए, 6 बने थे 2 ले लिए चारों ने। तो क्या हो गया, 8 बन गया दोनों का। तो इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है। थोड़ा कठिन लगेगा पर बनाओगे तो आसान लगता है। C, बीच में C होगा, अगर इससे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए इसका, C फिर Cl कर दो, फिर यहाँ भी Cl कर दो, यहाँ भी Cl कर दो, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सिंगल डॉट लगेगा। इस तरीके से बना सकते हैं। तो यही होता है तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स भी यही सारे होते हैं। अब देखो कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इज कोवेलेंसी। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या थी, जो गेन और लॉस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स में, NaCl था,
Na लॉस कर रहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन रहा था, और गेन कर रहा था Cl, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहा था। इसी तरीके से इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो इसी को क्या कहेंगे, जो दोनों एटम कर रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग, उन्हें क्या कहेंगे, कोवैलेंसी कहेंगे इसकी। मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं शेयरिंग, उसे क्या कहेंगे, कोवैलेंसी कहेंगे उसे। ऐसे देखो मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन पार्ट ले रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। मीथेन में भी CH4 था और C का 4 था, और इसमें भी क्या था, CCl फॉर्म में C का 4 था। इसी तरीके से होते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन, कोवैलेंसी क्या कहेंगे, इसी वजह से कार्बन की 4 होगी दोनों में, यही चीज़। जैसे अमोनिया में देखो तो क्या था, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 थी, नाइट्रोजन के 3 थे, NH3 मतलब H तो लगा, फिर H इस वजह से लगा, N3H1 इसी वजह से तो है, NH3 यही चीज़, N का 3, तो इसी वजह से क्या होगी, यही चीज़ होती है। अब देखो अगला टॉपिक है फैक्टर्स दैट फेवर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो पहली चीज़ क्या है, बोथ द कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। एक्सेप्शंस मतलब इसके अलावा नहीं होने चाहिए, H, B, E, B और Al इन सब में नहीं होने चाहिए। कंबाइनिंग एटम्स दोनों के जो हैं, दोनों में 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, आखिरी वाले शेल में। फिर देखो कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों कंबाइनिंग एटम्स हैं उसमें हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। बोथ द कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब दोनों में हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स शुड बी जीरो और स्मॉल। दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो जीरो होना चाहिए या बहुत ही कम होना चाहिए। हाँ देखो अगला टॉपिक है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स के बीच में। तो ये क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, दोनों आइडेंटिकल, जैसे हाइड्रोजन है दोनों में आइडेंटिकल ही तो है, सेम ही तो है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स, दोनों के बीच इक्वली अट्रैक्ट हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगी, या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ टू एटम्स इज सेम, मतलब जीरो होगी दोनों की, एक की जीरो तो दूसरे की भी जीरो, एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम ही होगी। तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मिडवे लाई करता है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। देखो H में जैसे H की इस तरीके से स्ट्रक्चर ना हो, तो इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अदर मॉलिक्यूल जैसे O2 हो गए, Cl2 हो गया, इसमें क्या होता है, N2 में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। O2 में देखो जैसे इस तरीके से O2 ये हो गई, O2 दे करता है, तो O2 में क्या आ गया, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फिर देखो अगला टॉपिक है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो देखो नॉन पोलर में क्या था कि दोनों के बीच इक्वल मतलब बन रहा था वो चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन जिसमें मतलब टू डिसिमिलर एटम्स, मतलब दोनों में अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा, शेयर्ड पेयर जो होंगे कोवैलेंट बॉन्ड के, वो डज नॉट लाई बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द एटम, दोनों न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स के बीच तो लाई नहीं करेंगे, बट इज डिस्प्लेस टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड में, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो वो क्या चार्ज सेपरेशन क्या कहाँ चला जाएगा, Cl के पास, क्योंकि Cl क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो चार्ज सेपरेशन बन जाएगा, क्योंकि एक के पास चला गया और एक के पास पॉजिटिव हो गया, तो जिसके पास जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब वो क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और जिसके पास नहीं जाएगा वो क्या बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज, वो क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोल्स डेवलप होगा, इसी को क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। HCl का मैंने बताया, HCl में Cl क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इज डिस्प्लेस मोर टूवर्ड्स क्लोराइन, क्लोराइन के पास ज़्यादा जाएगा क्योंकि क्लोराइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के पास कम जाएगा, हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन क्या बना लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, और क्लोराइन नेगेटिव चार्ज बनाएगा, चार्ज सेपरेशन हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और क्लोराइन के बीच में, इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मोर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, तो क्या होगा, ग्रेटर पोलैरिटी होगी बॉन्ड की, इस तरीके से। तो जो CH बॉन्ड होता है इसमें भले ही ये डिफरेंट एटम्स के बीच बना होता है, लेकिन ये नॉन पोलर होता है क्योंकि दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये चीज़ ये हो गया नॉन पोलर और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है।
और देखो फिजिकल स्टेट पहली चीज़ फिजिकल स्टेट इनका कैसा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, मेनली मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच, वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर गैसेस ही होते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे N2O2 H2, या इजीली वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जैसे C2H5OH हो गया, उसी तरीके से H2 हो गया, वाटर हो गया। तो या सॉलिड होंगे तो लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ हो गया। फिर है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। इनमें क्या होता है, लो मेल्टिंग, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच। तो क्या होता है कि लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है इनके बीच के जो अट्रैक्शन है बॉन्ड की, उसको तोड़ने के लिए। इस वजह से क्या होता है, ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनमें। फिर देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है इनकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं या पार्शियली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर और अदर पोलर सॉल्वेंट्स में। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, इन सब में, अल्कोहल में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होता है। फिर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, देयरफॉर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैन टेक अप डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स एंड देयरफॉर कैन शो आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच डिफरेंस भी देख लो थोड़ा। नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज एग्रीगेट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कोवैलेंट कंपाउंड्स का नेचर, दीज कंपाउंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। फिजिकल स्टेट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की नॉर्मली क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट कंपाउंड्स की गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड्स या सॉफ्ट सॉलिड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की ज़्यादा होती है, कोवैलेंट कंपाउंड की कम होती है। आयनाइजेशन क्या होता है, ये आयनाइज कर जाते हैं वाटर में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड टू गिव अपोजिटली चार्ज आयंस, और कोवैलेंट कंपाउंड्स आयनाइज नहीं करते हैं नॉर्मली। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट वाले, और ये कम सॉल्युबल होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, पर ऑर्गेनिक में सॉल्युबल हो जाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में आयंस होता है, मतलब पहले तो ये सॉलिड में होते हैं तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब इनमें वाटर में डाल देते हैं तो ये डिसॉल्व होता जाते हैं और आयंस बनाते हैं, आयंस ब्रेक हो जाते हैं, तो इस वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने लगती है। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड्स में जनरली ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होता है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है तुम्हारा। बाय बच्चों।